हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर, और उसका फिजिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको केसेस बता रहा हूं। फिजिकल इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे कि अगर हमारे पास, आपने सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था, आपने लास्ट में ये पढ़ा है कि व्हेनेवर द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम सिस्टम इज इंक्रीज्ड द रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स अ लेसर नंबर ऑफ मोल्स। और ये बात हमने अमोनिया की प्रिपरेशन के अंदर और SO3 की प्रिपरेशन के अंदर अप्लाई किया था, राइट। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई फिजिकल इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम से मतलब यह है कि H2O सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O liquid. H2O solid is in equilibrium with H2O liquid. Solid, H2O solid से मतलब है आइस, आइस is in equilibrium with water. अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर एस्टेब्लिश होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm के ऊपर ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। अब मान लीजिए कि हमने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो जब भी आप किसी भी सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जब भी आप किसी भी सिस्टम पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर वॉल्यूम। रिएक्शन जो है वो लेसर वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होती है। मतलब जब आप प्रेशर को अप्लाई करोगे तो जिस समय आप प्रेशर को अप्लाई करते हैं तो जो सिस्टम है वो सिस्टम का वॉल्यूम कम होता है, द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा। जब आपने अभी क्या है, ये जो इक्विलिब्रियम है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर होता है। अब मान लीजिए कि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, तो जिस समय आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, तो जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो सिस्टम है वो वहां पर जाएगा जहां वॉल्यूम कम है। तो अगर मैं आप वॉल्यूम कम है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं कि आइस और वाटर के अंदर किसका वॉल्यूम कम है, तो आपका जवाब ये होगा कि सर वॉल्यूम इज हैविंग, वाटर इज हैविंग डेफिनेटली लेसर वॉल्यूम एज कंपेयर टू दैट ऑफ आइस। आपको शायद पता होगा कि वाटर की डेंसिटी ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ आइस। जो पानी होता है वो पानी की डेंसिटी आइस के मुकाबले ज्यादा होती है, इसीलिए आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। ये आप लोग भी जानते हैं कि अगर आप आइस क्यूब्स को पानी के अंदर डालते हैं तो वो आइस क्यूब्स जो होते हैं वो पानी के बेस पर नहीं चले जाते हैं, सतह पर नहीं चले जाते हैं, राइट, वो ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। दे कीप्स ऑन फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, बराबर। इसका मतलब ये कि जो आइस क्यूब्स हैं वो हल्के हैं, और हल्के हैं मतलब उनकी डेंसिटी कम है। अगर सेम मास लोगे आप, आइस और वाटर का अगर आपने सेम मास ले रखा है, तो आप ये देखेंगे कि जो पानी है वो पानी का वॉल्यूम कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ आइस, क्योंकि पानी की डेंसिटी ज्यादा है। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो जब जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जो आइस क्यूब है, दैट आइस क्यूब स्टार्ट्स मेल्टिंग इनटू वाटर। इसका रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। रिएक्शन जो है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अब रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो अब सवाल ये उठता है कि जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। शुरू में क्या था, जब आपने प्रेशर 1 atm था और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो हम ये कहते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 1 atm पर, तो आप लोग मुझे ये बोलेंगे कि सर आइस का मेल्टिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पर कितना होगा, तो आप ये बोलेंगे सर इट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर होता है जहां पर के आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, बोथ एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अब
जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, राइट, तो जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम वहां पर जाएगा जहां पर वॉल्यूम कम है। इसका मतलब द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट मींस द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। तो अब इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए हम ये चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारा बना रहे, इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब ना हो। तो इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि आइस पिघल रहा है। तो आइस के पिघलने को रोकने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? आइस के पिघलने को रोकने के लिए हमारे पास तरीका यह है कि हम जो है वो टेम्परेचर को कम कर दें। इट मींस द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, राइट, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है या जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। मेरी बात को समझे होंगे आप? जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे, द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग इनटू लिक्विड। बट ये आइस के पिघलने को रोकना है। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम बना रहे। हम चाहते हैं कि हमारा ये इक्विलिब्रियम बना रहे। तो ये इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन ये बचता है कि हम टेम्परेचर को कम कर दें। मतलब लो टेम्परेचर के ऊपर अब आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट रहेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आपका जवाब ये होगा कि ऑन द वाटर सिस्टम, ऑन द आइस वाटर सिस्टम, मतलब अब आप नोट करिएगा, यहां पर नोट करेंगे, ऑन आइस वाटर सिस्टम, ऑन आइस वाटर सिस्टम, when the pressure is increased, when the pressure is increased, when the pressure is increased, the ice and water remains in equilibrium at lower temperature. When the pressure is increased, then the ice and water will remain in equilibrium, will remain in equilibrium only at lower temperature, will remain in equilibrium only at lower temperature. राइट, मेरी बात को समझ गए होंगे आप कि जब आप प्रेशर को बढ़ा देते हैं, when the pressure on the ice water system is increased, then the ice and the water remain in equilibrium only at the lower temperature. इसका मतलब ये हुआ, वहां पर नीचे नोट कर लीजिएगा, it means the melting point decreases. melting point जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। राइट, अब आइएगा बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर। यहां पर ये जो बात थी ये आइस और वाटर को लेकर थी। अगर मान लीजिए कि हम बात करें वाटर और उसकी वेपर्स में, H2O लिक्विड is in equilibrium with H2O gas, H2O liquid is in equilibrium with H2O gas। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम किस कंडीशन पर इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो आपका जवाब होगा इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। 1 एटमॉस्फेयर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम में रहता है वाटर वेपर्स के। H2O लिक्विड मतलब वाटर, और ये वाटर वेपर्स। राइट, अब आपने प्रेशर को बढ़ा दिया। तो जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो मैंने अभी भी बताया आपको कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जो रिएक्शन है वो वहां पर शिफ्ट होती है जहां पर वॉल्यूम कम होता है। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लिक्विड और गैस में किसका वॉल्यूम कम होगा, तो आप बोलेंगे सर लिक्विड का वॉल्यूम कम है। इसका मतलब रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाते हैं, राइट, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है दैट इक्विलिब्रियम विल शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। एंड जब रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, सो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए,
इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो है टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे क्यों, क्योंकि पानी ज्यादा बन रहा है। तो पानी ज्यादा बन रहा है तो उसको अंडू द चेंज। पानी ज्यादा बन रहा है तो हम ये चाहते हैं कि पानी ना बने, पानी ज्यादा ना बने। तो पानी ज्यादा ना बने इसके लिए हमारे को टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, राइट। ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है तो आप बोलेंगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलता है। बट जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो, तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। वो कैसे इंक्रीज करेगा वो मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं यहां पर, कि जब आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा इट मींस द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स वाटर, राइट। वाटर का वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू गैस, गैस के मुकाबले, तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी बनेगा। तो पानी ना बने उसको अंडू करने के लिए एज पर द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, उसको अंडू करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम ये चाहते हैं कि पानी ज्यादा ना बने क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गई है। तो पानी ज्यादा ना बने उसको रोकने के लिए हमारे को टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा। इसका मतलब हाई टेम्परेचर के ऊपर, अब हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर और उसके वेपर्स दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी। हाई टेम्परेचर के ऊपर अब वाटर और जो वाटर वेपर्स हैं वो दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगी, राइट। तो ये मैंने दो केसेस आपको बताए फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये दोनों बोथ दीज आर द केसेस ऑफ द फिजिकल इक्विलिब्रियम, राइट। तो आपने देखा कि यहां पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, और यहां पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, राइट, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ये दोनों ही केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको प्लीज ध्यान में रखिएगा, राइट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपका कंप्लीट हुआ है, राइट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर नोट करिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें जल्दी से नोट करिएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसमें नोट करेंगे आप। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय, एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, endothermic reaction are favored by high temperature, while exothermic reaction are favored by low temperature. राइट, अब ये जो बात है ये बातें बिल्कुल जस्टिफाइबल है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर व्हाइल लो टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपने ये लिखा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर व्हाइल लो टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाइल लो टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इट्स वेरी सिंपल कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो सबसे सिंपल एग्जांपल मुझे ध्यान आ रहा है दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी गई है इसका जो डेल्टा एच है दैट इज पॉजिटिव, द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। ट्वाइस ऑफ अमोनिया गिविंग N2 गैसियस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैसियस, तो ये अपने आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब अगर आप हीट दोगे, कितनी लॉजिकल बात है, तो जो हीट दोगे आप, तो हीट दोगे तो हीट को खत्म करने का उसको अपोज करेगा सिस्टम, उसका अपोज करेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है
कि आप किसी भी तरह का चेंज लाने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन उस चेंज का अपोज करेगी। मतलब आपने ज्यादा हीट देनी शुरू कर दी, तो जब आप ज्यादा हीट देना शुरू करोगे, राइट, तो रिएक्शन उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब उसको अंडू, जो हीट बढ़ा दी आपने उसको एब्जॉर्ब कर राइट, रिएक्शन उस दिशा में जाने लगेगी जहां पर कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होगी। जैसे कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यहां पर जो अमोनिया का डिकम्पोजिशन है ये अपने आप में एंडोथर्मिक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, राइट, तो अमोनिया ज्यादा से ज्यादा टूटने लगेगी। अमोनिया के जो मॉलिक्यूल है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा टूटने लगेंगे। क्यों टूटने लगेंगे? वो इसलिए टूटने लगेंगे क्योंकि अमोनिया का डिकम्पोजिशन अपने आप में एंडोथर्मिक है। अगर मैं अमोनिया के फॉर्मेशन की बात करूं, इफ आई टेक द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 gaseous plus thrice of H2 gaseous giving twice of ammonia gaseous, ये जो रिएक्शन है वो उस रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव है। इस रिएक्शन के अंदर डेल्टा H नेगेटिव है अमोनिया के फॉर्मेशन में। ऑब्वियस सी बात है कि जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है, तो जब अमोनिया का डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है तो अमोनिया का फॉर्मेशन अपने आप में एक्सोथर्मिक होगा, द डेल्टा H विल बी नेगेटिव। तो अगर मैं आपसे यह पूछूं कि अगर टेम्परेचर को कम किया जाए, तो टेम्परेचर को कम करोगे, इसका मतलब आपने हीट सप्लाई कम कर दी, तो जब हीट सप्लाई कम करेगी तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। जो सिस्टम है वो सिस्टम हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो हीट को कैसे प्रोड्यूस करेगा? द रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन जो है वो लो टेम्परेचर पर होगा। क्यों लो टेम्परेचर पर होगा? बिकॉज द लो टेम्परेचर फेवर्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जो अमोनिया का फॉर्मेशन है वो अपने आप में एक्सोथर्मिक है। डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर द प्रोसेस, एंड बिकॉज द डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर द प्रोसेस, राइट, इसीलिए हम ये कहते हैं कि लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और क्योंकि आप टेम्परेचर को लो करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने एक चीज फील करी होगी कि यहां पर आप कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है हैबर्स प्रोसेस है, उसमें कैटलिस्ट यूज किया जाता है। जो कैटलिस्ट है वो कैटलिस्ट का पर्पस क्या होता है? कैटलिस्ट का पर्पस होता है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप टेम्परेचर को लो करते हैं तो जिस समय आप टेम्परेचर को लो करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया, राइट, तो अब उसको कम, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करो आप? कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो मैंने आपको यह बताया, बस आप इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा कि ऑल द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर while the low temperature favors the exothermic reaction। हाँ, ये बात जरूर है कि अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार एग्जामिनर ये सवाल करता है कि which of the given reactions are favored by high temperature। तो आपको ये कम से कम एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये चीज का आइडिया आपको होना चाहिए, राइट। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अब यहां पर बच्चों क्या क्वेश्चन किया जा सकता है कि जैसे कोई एक रिएक्शन है हमारे पास, ए गैसियस plus B gaseous is in equilibrium with C gaseous plus D gaseous। अब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है आपके सामने, ये रिएक्शन जिस समय 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी, जिस समय ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी, उस वक्त जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी, मान लीजिए कि EQ1 मैंने कहा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 2 into 10⁻⁻²। इस रिएक्शन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 2 into 10⁻², राइट। अब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 45 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर कर दिया। यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड।
जब जिस समय आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आपने देखा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, नाउ इट बिकम्स इक्वल टू 4 into 10 raised to the power minus 3. The value of equilibrium constant, it becomes equal to 4 into 10 raised to the power minus 3. मतलब पहले जिस समय टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था उस वक्त इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी थी, और जब आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जिस समय आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो गई 4 into 10 raised to the power minus 3. इसका मतलब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ गई या घट गई, तो आपका जवाब होगा कि सर वो वैल्यू घट चुकी है. द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.02 to 0.004. द वैल्यू इज डिक्रीज्ड, और क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब बढ़ती? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तब बढ़ती जब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती. यहां पर जिस समय आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जिस समय आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर होगी. जिस समय आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, हाई टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर रिएक्शन वहां पर जाती है जो एंडोथर्मिक होती है, विच इज एंडोथर्मिक इन नेचर. इसका मतलब यहां पर रिएक्शन बैकवर्ड गई थी, अभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर गई. अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम, ये जो रिएक्शन है इसका एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, तो आप बोलेंगे सर Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू डी अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ B. ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखा जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए. तो जब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो C और D का कंसंट्रेशन कम होगा और A और B का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. इसका मतलब यह हुआ कि न्यूमरेटर छोटा हो रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है. इसका मतलब Kc की वैल्यू कम हो जाएगी. क्यों कम? Kc की वैल्यू कम इसलिए हो रही है क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है. इसका मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो अपने आप में एक्सोथर्मिक होगी. वो आपसे एक्चुअली पूछेगा थर्मिसिटी ऑफ द रिएक्शन. 4 ऑप्शंस देगा आपको. ये रिएक्शन आपको दी जाएगी और ये रिएक्शन देने के बाद आपको ये डाटा देगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, और जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इतनी हो गई. राइट. तो व्हाट विल बी द थर्मिसिटी ऑफ द रिएक्शन? थर्मिसिटी से मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, या कांट बी प्रिडिक्टेड, समथिंग ऐसा ऑप्शन देगा आपको. तो आपका जवाब ये होगा कि बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिक्रीजिंग. जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब यह हुआ कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. रिएक्शन हमारी बैकवर्ड गई. रिएक्शन क्यों बैकवर्ड गई? क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी. बैकवर्ड रिएक्शन इट विल बी एंडोथर्मिक. तो जब आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड चली गई, और जब रिएक्शन बैकवर्ड चली गई इसका मतलब यह हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी. राइट. तो अब आप देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो आप तुरंत मेरे से क्वेश्चन करिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क टू मी. राइट. ये मैंने आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया. और एक बात जरूर से ध्यान में रखिएगा, आखिरी में एक नोट लगा दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एक नोट लगाइएगा, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस ओनली विद चेंज इन टेम्परेचर. The value of equilibrium constant changes only with change in a temperature, and it is independent of change of concentration
It is independent of change of concentration, pressure, and catalyst. राइट, मतलब खास ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में परिवर्तन आएगा। बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ना कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना प्रेशर पर डिपेंड करेगी, ना वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, ना कैटलिस्ट पर डिपेंड करेगी, और ना ही किसी इनर्ट गैस के इंट्रोड्यूस, अगर इनर्ट गैस को इंट्रोड्यूस करोगे उसके ऊपर